हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही छोटा सिंपल सा पर बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 to 6 मार्क्स तक का पूछा जाता है और आज की क्लास के अंदर हम पूरा चैप्टर ए से लेकर जेड तक सारा कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक है मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा आप हैंड टू हैंड उनको नोट भी करते रहना ताकि आप फर्दर आगे जब भी उस चैप्टर को रिवीजन करो तो आपको काफी हेल्प मिले। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हमने आज की क्लास में सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स कवर करने, हमें टॉपिक कवर करने हैं फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, फिर हमें समझना फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या होता है, फिर रेट दो तरीके का होता है, नॉमिनल और रियल रेट का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को समझ लेंगे। मार्केट दो तरीके का होता है, स्पॉट मार्केट होता है और फॉरवर्ड मार्केट होता है। ठीक है, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम कितने तरीके का होता है, उसके बाद डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन क्या होता है, सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज का, और लास्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है डिटरमिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर किसी भी करेंसी का जो रेट है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं लेकिन काफ़ी छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इजीली हम लोग इसे आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक बच्चों आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो, फॉरेन एक्सचेंज की मीनिंग को समझने से पहले आपको समझना होगा कि दुनिया के अंदर लगभग 200 देश है और हर देश के अंदर चलने वाली जो करेंसी है वो अलग है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सभी देशों के अंदर एक जैसी करेंसी चलती है। अगर दुनिया के सभी देशों के अंदर एक जैसी करेंसी चलती तो हमें कभी भी फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक तो दुनिया के सभी देशों में अलग अलग करेंसी चलती है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि सभी देशों की करेंसी के रेट भी अलग अलग है। अगर दुनिया में जितने भी देश हैं और सभी देशों की करेंसी का रेट बिल्कुल एक जैसा होता है, जैसे $1 बराबर एक रुपया बराबर एक रियाल बराबर 1 रूबल, अगर सारे देश की करेंसी का रेट बिल्कुल एक जैसा होता तो भी हमें कभी इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। या फिर दुनिया के अंदर लगभग 200 देश हैं, सभी देश एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ डीलिंग कर रहे हैं। सोचो अगर सारे देश किसी के साथ कोई डीलिंग ना करे तो भी हमें इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें इस चैप्टर को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर लगभग 200 देश है, सभी देशों के अंदर अलग अलग करेंसी चलती है, उन करेंसीज का जो रेट है वो भी कैसा है, अलग अलग है, और सभी देश एक दूसरे के साथ डीलिंग कर रहे हैं। अगर हमारा इंडिया अमेरिका के साथ डीलिंग करेगा तो हमारा इंडिया अगर अमेरिका से सामान खरीदता है या अमेरिका वाले हमारे इंडिया से सामान खरीदते हैं तो वहां पर दो करेंसी है, एक रुपया है और एक डॉलर है। तो हमें रुपया और डॉलर का जो रेट है, कन्वर्जन रेट है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि ना अमेरिका वाले को लॉस हो ना इंडिया वाले को लॉस हो। ठीक है, इसीलिए चैप्टर एग्जिस्टेंस में आया जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। देखो, एज अ इंडियन हमारे इंडिया की करेंसी को छोड़कर दुनिया की जितनी भी देश की करेंसीज हमारे लिए हैं वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। हमारे इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपया। रुपये को छोड़कर हमारे लिए जितनी करेंसीज है सब फॉरेन करेंसी है। जैसे हमारे पड़ोसी देश चाइना में जो करेंसी चलती है वो भी हमारे लिए एक फॉरेन करेंसी है, रशिया की करेंसी हमारे लिए फॉरेन करेंसी, इसी तरीके से अमेरिका की करेंसी भी हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। तो फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी भी हम लोग इसे बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉर इंडियंस अमेरिकन डॉलर, जैसे इंडियंस के लिए अमेरिका का डॉलर, ब्रिटिश का पौंड, जापानीज का येन, ठीक है, हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। चाहे वो डॉलर हो, ठीक है, चाहे वो ब्रिटिश पौंड हो, चाहे वो जापानीज येन हो, चाहे वो रशिया का रूबल हो, चाहे वो चाइना का युआन हो, तो ये सारे हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। क्लियर। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझ में आ गया होगा। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। हमारे इंडिया की करेंसी को छोड़कर दुनिया की सारी करेंसी हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। अगले नंबर पे जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, एक ऐसा रेट जिसपे एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये हम आगे सीखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट के अंदर रेट चल रहा है कि $1 80 रुपीज में मिलेगा। $1 कितने रुपीज में मिलेगा, 80 रुपीज में, तो ये डॉलर का रेट है। ठीक है, तो डॉलर का रेट कितना चल रहा है, 80 रुपीज। तो मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन country can be exchanged for the currency of another country।
एक करेंसी को दूसरी करेंसी में जब कन्वर्ट किया जाता है और जिस रेट पे कन्वर्ट किया जाता है उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। 1 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट, देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट को दिखाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट और एक होता है रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या कहता है कि जब हम फॉरेन की एक करेंसी की एक यूनिट को, फॉरेन करेंसी की एक यूनिट, जैसे हम डॉलर को मान लेते हैं कि $1 को हम दिखाते हैं इंडियन रुपीज में, तो कितने रुपीज में है, मान लो 80 रुपीज, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है, ठीक है। तो अगर फॉरेन करेंसी की एक यूनिट को हम लोग शो करते हैं डोमेस्टिक करेंसी के अंदर तो उसे हम लोग कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अच्छा, रियल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। रियल एक्सचेंज रेट इसका उल्टा हो जाता है कि हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी की एक यूनिट को, जैसे कि $1 में कितने डॉलर मिलेंगे, $1 मिलेंगे 1/80 डॉलर, 1/80 डॉलर, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, रियल एक्सचेंज रेट। तो रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। तो नॉमिनल में फॉरेन करेंसी की एक यूनिट को डोमेस्टिक करेंसी में दिखाना है, और रियल के अंदर क्या होता है, हम डोमेस्टिक करेंसी की एक यूनिट को हम लोग फॉरेन करेंसी के अंदर दिखाते हैं। तो कई बार इनमें डिफरेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगले नंबर पे हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब क्या होता है। अरे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को समझने से पहले हम लोग ना मार्केट को समझ लेते हैं। देखो हमारे दिमाग के अंदर एक बात बैठी हुई है कि मार्केट का मतलब होता है सिंपल कोई फिजिकल प्लेस जहाँ पर हम लोग विजिट करते हैं। जैसे हम लोग मार्केट का नाम लेते हैं ना, तो हमारे नियर बाय में जो भी मार्केट होती है ना, वो हमारे दिमाग के अंदर क्लिक करती है कि यार ये मार्केट है, ठीक है। तो आप अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि अगर आप मार्केट को किसी प्लेस से डिनोट करते हो तो आपके पास आपका सेलफोन होता है, आप अमेजोन की साइट पे विजिट करते हो, फ्लिपकार्ट पे विजिट करते हो और वहाँ पर कोई भी सामान ऑर्डर करके आपके घर पे आ जाता है। वहाँ पर आप किसी प्लेस पे नहीं गए, ठीक है, और वहाँ पर जाकर आपने किसी सेलर से बार्गेनिंग नहीं करी, किसी बंदे से आपने कांटेक्ट नहीं करा। एक तरीके से आपने क्या करा, एक ऑर्डर प्लेस करा किसी साइट पर जाकर और वहाँ पर सामान 1-2 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाता है। तो मार्केट, क्या इसे हम मार्केट नहीं बोलेंगे, ये भी तो एक तरीके की मार्केट है। तो जरूरी नहीं कि मार्केट कोई प्लेस हो। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ही निकाल देना है कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इकोनॉमिक्स के अंदर ये समझना है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मार्केट का मतलब कोई प्लेस ही होता है। मार्केट एक सिस्टम भी हो सकता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है मार्केट के, ठीक है। तो बायर और सेलर किसी भी तरीके से डील करें, किसी भी तरीके से मिलकर डील करते हैं, फोन पे डील करते हैं, बाय इंटरनेट डील करते हैं, किसी भी तरीके से डील करते हैं, तो वो एक मार्केट होता है। तो मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। देखो यार, कपड़ों की मार्केट में जैसे कपड़े मिलते हैं, फर्नीचर की मार्केट में फर्नीचर मिलता है, तो ऐसे ही ना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर डिफरेंट देशों की करेंसीज को हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब सवाल उठता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, पहली बात तो। अगर कोई बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करता है तो वो बैंक उसका पार्ट बन जाता है। कोई ब्रोकर इसमें डील करता है, वो भी इसका पार्ट है। गवर्नमेंट इसमें डील करती है, गवर्नमेंट भी इसका पार्ट है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, एक ऐसी मार्केट या एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग दुनिया के सभी देशों की करेंसीज में डील करते हैं, मतलब उनको खरीदने और बेचने का काम करते हैं। The market in which the national currencies of the various countries are converted, exchanged and traded। 3 बातें यहाँ पर बोली गई। एक ऐसी मार्केट जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के करेंसीज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और ट्रेड करते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट द फिजिकल प्लेस, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस है कि भाई हमें बताओ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, पता दे दो हमारे को, ऐसा नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक क्या है, नेटवर्क है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं, इसके अंदर आता है बैंक, इन स्पेशल फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स आ जाते हैं, ब्रोकर्स आ जाते हैं, और गवर्नमेंट की वो एजेंसी जो इनके अंदर डील कर रही है, जैसे आरबीआई वगैरह, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर किन किन लोगों को इंक्लूड किया जाता है। बैंक, स्पेशल फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, ब्रोकर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। तो फॉरेन
अब हम समझने वाले हैं कि फंक्शंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कितने फंक्शंस होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 3 बड़े फंक्शंस होते हैं। एक होता है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब होता है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर ट्रांसफर कर देना, जो कि इस मार्केट का सबसे मेन काम है। हम रुपए के बदले रूबल, रूबल के बदले रियाल, इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक होता है क्रेडिट फंक्शन। इस मार्केट के अंदर से आप किसी भी देश की करेंसी को उधार में भी रिसीव कर सकते हो। जैसे मैं एक डीलर हूं और मुझे क्या नाम है, डॉलर उधार चाहिए, मुझे रियाल उधार चाहिए, मुझे रूबल उधार चाहिए, मुझे येन उधार चाहिए, तो मैं इस मार्केट से रिसीव कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशंस। अगले नंबर पे हेजिंग फंक्शन। ये एक हेजिंग फंक्शन करने का भी काम करता है। हेजिंग फंक्शन का मतलब होता है एक तरीके से ये रिस्क को कम करने का काम करता है, रिस्क को कम करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डीलर हूं और मेरा अमेरिका से बहुत बड़े लेवल पे डीलिंग होता है, और आप मेरे को पता है कि जो डीलर्स होते हैं वो बार बार डीलिंग करते हैं। सपोज दैट कि मेरी 1 महीने के बाद बहुत बड़ी डीलिंग होने वाली है और मुझे डर लग रहा है कि 1 महीने के बाद डॉलर के रेट बढ़ भी सकते हैं काफी ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इस मार्केट के अंदर मैं अपने एडवांस के अंदर डॉलर्स को बुक कर सकता हूं, या ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंदर हम अपने रिस्क को मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग हेजिंग फंक्शन। हालांकि हेजिंग फंक्शन के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तब उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको इतना समझना है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर सिर्फ 3 बड़े काम होते हैं, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अब हमने मार्केट को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक स्पॉट मार्केट है और दूसरा हमारा कौन सा मार्केट है, फॉरवर्ड मार्केट है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एक स्पॉट मार्केट और एक फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट वो मार्केट होती है जिसके अंदर करंट की डीलिंग होती है, और फॉरवर्ड मार्केट वो होती है जिसमें डीलिंग फ्यूचर के लिए तय की जाती है। अब ये स्पॉट मार्केट कैसे है मैं आपको समझाता हूं। मुझे आज मान लो $1,00,000 की जरूरत है, ठीक है, और डॉलर का रेट चल रहा है, $1 का रेट कितना चल रहा है, मान लो 80 रुपीज चल रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं किसी भी एजेंट के पास जाऊंगा, ब्रोकर के पास जाऊंगा और बोलूंगा भाई 80 लाख रुपए लो और मेरे को बदले में $1,00,000 दे दो। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट के अंदर बिल्कुल उसी टाइम पर डीलिंग हो जाती है जो करंट में रेट चल रहा है। लेकिन एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। देखो आपको ये समझना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है ना, वो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि टॉपिक भी हम आगे जाके अभी पढ़ने वाले हैं। अभी जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे कि व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डॉलर, व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ डॉलर इन रुपीज, तो अभी सर्च करोगे मान लो 81, 80 या कुछ भी है। अब इसको फिर 2-3 दिन बाद सर्च करो तो देखोगे कि वो जो रेट है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि मार्केट की डिमांड और सप्लाई चेंज होती रहती है, तो वैसे ही रेट भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो मुझे $1,00,000 की जरूरत है, ठीक है, लेकिन ये डॉलर मुझे अभी नहीं चाहिए, ये डॉलर चाहिए मुझे आफ्टर दी 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने के बाद। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि यार 1 महीने के बाद ना डॉलर के रेट ना काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। मार्केट की कुछ ऐसी कंडीशंस बनी है जो इस बात को मुझे डर लग रहा है कि कहीं आगे जाके रेट बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, और मेरी जेब में भी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं सारे डॉलर खरीद के रख लूं। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं किसी भी एजेंट, ब्रोकर या फिर एजेंसी के पास जाकर इस डॉलर की बुकिंग कर सकता हूं, मतलब कि कॉन्टैक्ट कर सकता हूं कि भाई मुझे 1 महीने के बाद डॉलर चाहिए, तू बता उस दिन क्या रेट लेगा डॉलर का, उस दिन का करंट रेट कुछ भी हो मुझे बता, आज ही तू कांटेक्ट कर ले कि मुझे उस दिन डॉलर तो कितने रुपए के हिसाब से दे सकता है। एक तरीके से मैं डॉलर को बुक कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई मैं तुम्हें 81 रुपीज दे रहा हूं, मान लो उस दिन अगर 85 रुपीज भी रेट चल रहा होगा तो मुझे कितने पे मिल जाएगा, 81 रुपीज पे। तो इसको हम लोग क्या देते हैं बच्चों, फॉरवर्ड मार्केट। हालांकि फॉरवर्ड मार्केट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको आगे कभी फर्दर वीडियो बनाकर हम आपको समझा देंगे। अ मार्केट इन विच द फॉरेन एक्सचेंज इज बॉट एंड सोल्ड फॉर द फ्यूचर डिलीवरी इज नोन एज द फॉरवर्ड मार्केट। इस मार्केट में जो रेट चलता है वो से हम फॉरवर्ड रेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है, फॉरवर्ड मार्केट क्यों है, फॉरवर्ड मार्केट एग्जिस्टेंस में क्यों है, क्यों हम सारी सौदे करंट मार्केट के अंदर ही नहीं करते, स्पॉट मार्केट के अंदर क्यों नहीं कर लेते, फॉरवर्ड मार्केट क्यों एग्जिस्ट में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ऐसा रिस्क को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट ज्यादातर किस लिए किया जाता है, रिस्क को कम करने के लिए या फिर स्पेक्यूलेशन के लिए। स्पेक्यूलेशन मतलब जो सट्टेबाजी करते हैं ना उनके लिए। जैसे वो क्या करेगा, 81 रुपीज पे आज डीलिंग बुक कर लेगा और 1 महीने के बाद 85 रुपीज हो गए तो डॉलर लेगा उससे और किसी और को 85 रुपीज में बेच देगा, तो स्पेक्यूलेशन पर्पस। तो कई बार आ जाता है कि फॉरवर्ड मार्केट क्यों होता है, तो फॉरवर्ड मार्केट रिस्क को कम करने के लिए होता है और स्पेक्यूलेशन के लिए होता है, ठीक है, याद रखना है।
अगले नंबर पे आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम को मैं आपको पूरे एक चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूं, तो आइए चार्ट देखते हैं। बच्चों एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम यहां से समझ लेते हैं। देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम कितने तरीके का है? 3 तरीके से हम लोग रेट को तय कर सकते हैं। मार्केट के अंदर $1 का रेट कितने रुपए होगा, इसे तय करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो दुनिया के ज़्यादातर देशों में अब नहीं चलता, अब खत्म हो चुका है, जो पहले चलता था। एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो हमारा भारत भी चलाता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके क्या है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में पहले चलता था, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो इसके अंदर क्या होता था कि 2 गवर्नमेंट आपस में बैठती थी और कोई भी एक प्रीशियस मेटल या गोल्ड किसी भी एक चीज को बेस बनाकर और रेट को तय कर देती थी, ठीक है। जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट एक साथ आमने सामने बैठे कि $1 का रेट रुपीज में कितने रुपए होना चाहिए, दोनों आपस में सहमति कर जो भी चीज है किसी भी एक चीज को बेस मानकर क्या करते थे, एक एग्रीमेंट तय कर लेते थे और रेट को तय कर देते थे। तो ये रेट तय किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा और ये रेट जल्दी से चेंज नहीं होता था मार्केट के अंदर, ठीक है। इस रेट को आप जल्दी से इजीली चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसे हम लोग कह देते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। रेट इसमें फिक्स किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट इसके लिए गोल्ड या फिर सिल्वर या कोई भी प्रीसियस मेटल को आप बेस बनाती थी कि इस तरीके से हम रेट को तय करते थे। इसके अंदर 2 बहुत ही फेमस मेथड है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। दुनिया के अंदर 2 बहुत ही फेमस मेथड है। एक है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। इसके अंदर पूरी दुनिया की करेंसी को हम गोल्ड के अंदर तय कर देते थे और इस तरीके से गोल्ड को बेस मानकर 2 देशों की करेंसी का रेट पता लगाने में हम लोग क्या करते थे, मदद लेते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर जैसे मान लो 1 ग्राम गोल्ड 20 रुपए का है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। 1 ग्राम गोल्ड इंडिया के अंदर मान लो 20 रुपए का है और 1 ग्राम गोल्ड अमेरिका के अंदर $5 का है। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर 20 रुपए, इंडिया का 20 रुपए अमेरिका के $5 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसे डिवाइड करके निकाल भी सकते हो कि जैसे $1 यहां पर कितने रुपए, 4 रुपए के बराबर आ जाएगा। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता था, ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को तय करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का हम मदद लेते थे। गोल्ड को हम लोग क्या बनाते थे, कॉमन फैक्टर बनाते थे और हर करेंसी का रेट गोल्ड के अंदर तय करके 2 करेंसी का अंदाजा लगा लेते थे। लेकिन ये सिस्टम कब तक चला, ये सिस्टम चला 1870 से लेकर 1917 तक। ये बहुत ही फेमस मेथड है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, व्हिच इज कैरी इन 1870 टू 1970, क्लियर। तो उसके बाद आया ब्रेटन वुड्स सिस्टम। अब ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम कब से कब तक चला, 1944 से लेकर 1971 तक ये मेथड चला, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ कि पूरी दुनिया के जो आपस में लेन देन थे, जो एक तरीके से ट्रेडिंग थी, वो बहुत ज्यादा रुक गई थी। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम पूरी दुनिया से खत्म हो गया। उसके बाद एक नया सिस्टम आया जिसका नाम क्या था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा इसकी पूरी डिटेल के लिए। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम कब से कब तक स्टार्ट हुआ, 1944 से स्टार्ट हुआ, 1971 तक ये पूरी दुनिया के अंदर चला। इसके अंदर क्या हुआ कि हमने पूरी दुनिया की करेंसी को US डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो $1 का रेट कितने रुपए, 40 रुपए, और $1 के अंदर कितने येन आ जाते हैं, 2 येन में कितना आ जाता है, $1। तो 1 येन की कीमत कितने रुपए हो जाएगी, 20 रुपए हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अंदाजा लगा देते थे कि जैसे $1 में 40 रुपए आ रहा है और $1 में 2 येन आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 40 रुपए कितने के बराबर है, 2 येन के बराबर है। इस तरीके से 1 येन कितने रुपए का हो जाएगा, 20 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर गवर्नमेंट को क्या रखना पड़ता था, गोल्ड रिजर्व भी बनाकर रखना पड़ता था। तो ये था बच्चों हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम किसके द्वारा तय किया जाता था, इसमें मार्केट का कोई लेना देना नहीं था। इसके अंदर गवर्नमेंट आपस में बैठती थी और गवर्नमेंट क्या करती थी, किसी भी एक प्रीशियस मेटल को लेकर किसी भी एक चीज को बेस मानकर यहां पर रेट को फिक्स कर देती थी, जिसे हम लोग क्या कह देते थे, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके अंदर 2 फेमस मेथड था, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रेटन वुड सिस्टम। इसके अलावा हम आ जाते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम दुनिया के अंदर अब बहुत ज्यादा पॉपुलर है और दुनिया की ज्यादातर कंट्री के अंदर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज या फिर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ही चलता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या हुआ, इसने रिप्लेस करा पूरी तरीके से फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर ना गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता था। गवर्नमेंट को हर देश की करेंसी में अपना रेट को तय करना पड़ता था, बहुत सारे एग्रीमेंट, गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता था और इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर ना बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने अपने बोझ को कम करने के लिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम लाना शुरू कर दिया। इसके अंदर कोई मार्केट यह तय करेगी कि किसी भी देश की करेंसी का रेट क्या होगा।
हमारे रुपये का रेट क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रुपये की डिमांड कितनी है और रुपये की सप्लाई कितनी है। ठीक है, इसके अंदर रेट फिक्स किया जाता है मार्केट की डिमांड और सप्लाई में। इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता और इसमें गवर्नमेंट को कोई गोल्ड रिजर्व रखने की भी जरूरत नहीं होती। एक होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का ही क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक तरीके से दो तरीके का होता है। एक होता है फुल फ्लेक्सिबल। फुल फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसके अंदर पूरा मार्केट का कंट्रोल होता है, और एक होता है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर भी मार्केट ही रेट को तय करता है, लेकिन कई बार रेट ना जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगते हैं या घटने लगते हैं, तो वहां पर क्या करता है गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट वहां पर सामने आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर डॉलर के रेट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, हमारे इंडिया की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट आरबीआई से बोलकर कुछ ऐसा करवाएगा जिससे डॉलर के रेट फिर से मैनेज होने शुरू हो जाएंगे। या डॉलर के रेट बहुत ज्यादा कम होने लगेंगे तो आरबीआई कुछ ऐसा करेगा कि डॉलर के रेट फिर से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यानी कि यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, वैसे तो मार्केट के ऊपर छोड़ देती है डॉलर का रेट, लेकिन फिर भी डॉलर के रेट जरूरत से ज्यादा ना बढ़े और जरूरत से ज्यादा कम ना हो, इस चीज को ध्यान में रखने के लिए वो आरबीआई को कुछ कुछ काम करने के लिए बोलती है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सचेंज रेट सिस्टम कितने तरीके का होता है, तो आइए मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों, एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है वो तीन तरीके का होता है। सबसे पहला फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, करेंसी का रेट तय करती है। गवर्नमेंट तय करती है डॉलर कितने रुपए चलेगा रुपये के बदले, रियाल कितने चलेगा, रूबल कितने चलेगा। पहले चलता था ये सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते थे, गोल्ड लिखना था, गोल्ड, सिल्वर या फिर कोई भी प्रीशियस मेटल लेकर हम यहाँ पे रेट को तय कर देते थे। इसके लिए बेस बनाया जाता था पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एक्सचेंज, जो चलता था 1870 टू 1914 तक। ठीक है, इसके अंदर हम गोल्ड को क्या बना देते थे, कॉमन यूनिट बना देते थे। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक ग्राम जो सोना है वो 40 रुपए में आ रहा है, और डॉलर में कितने रुपए में आ रहा है, $5 में आ रहा है। तो इस तरीके से $5 40 रुपए के बराबर हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल अभी करके दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या हैं, इस मेथड के अंदर क्या क्या फायदे थे और क्या क्या नुकसान थे। ठीक है, तो इस मेथड के फायदे और नुकसान कई बार एग्जाम में पूछा गया कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के फायदे बता दो या फिर नुकसान बता दो। तो फायदा ये, अब हम समझ लेते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो कि पहले चलता था, तो इस मेथड के क्या फायदे थे और क्या नुकसान थे। कुछ फायदे थे और कुछ नुकसान भी थे। सबसे पहला इस मेथड का बहुत बढ़िया बात ये थी कि इसके अंदर स्टेबिलिटी रहती थी। स्टेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट तय कर लेती थी कि भाई 3 साल के लिए डॉलर का रेट ये रहेगा या 4 साल के लिए डॉलर का रेट रहेगा। तो डॉलर के रेट ना बार बार चेंज नहीं होते थे, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को ना पॉलिसीज वगैरह बनाने में भी काफी ईजी रहता था। गवर्नमेंट को पता होता था कि अगर हम अमेरिका के साथ कोई डीलिंग कर रहे हैं और डॉलर का रेट अभी 30 रुपए चल रहा है, तो 5 साल बाद भी डॉलर का रेट 30 रुपए ही रहना है, डॉलर का रेट नहीं बढ़ना। तो गवर्नमेंट खुलकर पॉलिसी बनाती थी और इजीली पॉलिसी को क्या कर पाती थी, इमेजिन कर पाती थी कि हम कितने रुपए खर्च करने वाले हैं। ठीक है, तीसरा था कि इसके अंदर स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होता था। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है आपको समझना होगा। जैसे डॉलर को 80 रुपए पे खरीदा, जैसे डॉलर का रेट 85 रुपए हुआ एकदम से बेच दिया। तो ये जो स्पेकुलेशन करने वाले लोग होते हैं ना, कई बार ये भी डॉलर के रेट या किसी भी फॉरेन करेंसी के रेट में स्पेकुलेशन कर करके बढ़ा देते हैं। तो उस समय क्या था कि रेट फिक्स हो जाते थे, गवर्नमेंट फिक्स कर देती थी 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो अगर आज डॉलर आपने खरीदा और 2 साल तक भी आपने डॉलर अपने पास रखा, तो ना तो आपको फायदा होता था ना ही नुकसान होता था। तो कुछ हद तक इस मेथड के अंदर आप स्पेकुलेशन को रोक लेते थे। ठीक है, तो मेरिट्स आ जाता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के क्या क्या मेरिट्स है। तो इसमें स्टेबिलिटी होती थी रेट के अंदर, इसके अंदर मैक्रो लेवल पे पॉलिसीज बनाने में काफी कोऑर्डिनेशन मिलता था और ये स्पेकुलेशन को भी रोकने का काम करता था। अगले नंबर पे आते हैं इसमें डीमेरिट्स क्या क्या है। देखो, डीमेरिट्स ये कि वेंचर कैपिटल नहीं आता था, यानी जो फॉरेन का पैसा होता था ना, फॉरेन का पैसा, फॉरेन आज स्पेकुलेशन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भारत के अंदर बहुत सारा फॉरेन का पैसा लगा है और पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, अगले नंबर पे पॉसिबिलिटी अंडर ओवर द ओवर वैल्यूएशन। अच्छा, कई बार ऐसा होता था कि किसी करेंसी के रेट या तो जरूरत से ज्यादा तय हो जाते थे या जरूरत से कम तय हो जाते थे। अब जाहिर सी बात है, मान लो अमेरिका और इंडिया की गवर्नमेंट आपस में बैठती है और डॉलर का रेट तय होता है, तो आपको भी पता है कि अमेरिका हमसे काफ़ी चीज़ों में स्ट्रांग है
और काफ़ी मुद्दों में वो हमसे बहुत आगे, तो वो कुछ ना कुछ करके हमारे ऊपर दबाव डालेगा और हमें डॉलर के रेट ज़्यादा ही तय करने पड़ेंगे। तो अक्सर ये देखा जाता था इस मेथड के अंदर, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती थी वो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को दबाती थी और अपनी करेंसीज का रेट ज़्यादा तय करवाती थी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर गवर्नमेंट को रेट को बनाए रखने के लिए 100% का गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता था। ये बात आपको याद रखना। इस मेथड की सबसे बड़ी दिक्कत और सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये था कि इस मेथड के रेट को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट को रिजर्व रखना पड़ता था अपने पास, वो भी 100%। क्लियर है? तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स आ जाते हैं या फिर डीमेरिट्स आ जाते हैं, तो आप ये पॉइंट वहां पर लिख सकते हो। अगला हमारे क्या था? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट का रोल नहीं है। यहां पर डॉलर की डिमांड और डॉलर का सप्लाई इंडिया के अंदर कितना है, इस चीज से डॉलर का यहां पर रेट तय किया जाएगा। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, यहां पर जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाता है वहीं पर उस चीज का रेट क्या कर दिया जाता है? तय कर दिया जाता है। तो ये था हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब आ जाते हैं मेरिट्स क्या क्या है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ना ओवर वैल्यूशन और अंडर वैल्यूशन की कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। डॉलर का रेट गवर्नमेंट तो तय कर नहीं रही, डॉलर का रेट मार्केट तय कर रहा है और मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई कहेगा उसके हिसाब से रेट तय हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सरकार के सामने एक सरदर्द और नहीं है। सरकार को गोल्ड रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, सरकार को फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है ही नहीं। ठीक है, अगर मार्केट के अंदर डॉलर के रेट अगर डॉलर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली डॉलर महंगा होगा, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। सारी चीजें यहां पर अपने आप एडजस्ट हो जाती है, गवर्नमेंट को कोई रिजर्व रखने की जरूरत नहीं होती। और इससे हमारे देश में वेंचर कैपिटल यानी कि फॉरेन का पैसा भी लगना शुरू हो जाता है, चाहे वो स्पेकुलेशन के माध्यम से, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, ट्रेड के माध्यम से हो। ठीक है, अगले नंबर पे है डीमेरिट्स ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या है? नो स्टेबिलिटी। एक तो स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, यहां पर कभी रेट कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, अंदाजा लगाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और यहां पर एक चीज याद रखना है, डिस्करेज करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। हालांकि ये बात ज्यादा सही नहीं है, यहां पर कोऑर्डिनेशन करना मैक्रो पॉलिसीज का बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है। कई बार होता है क्या है कि गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करती है, तो मान लो आज डॉलर का रेट कितना चल रहा है? 60 रुपए चल रहा है, और 4 साल के बाद जब उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर रहे हैं, जब सौदे कर रहे हैं, तो डॉलर के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो इस मार्केट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने वाली दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी को नुकसान या फायदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां पर रेट तुरंत क्या होते रहे? चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो मेरिट्स क्या क्या है फिक्स एक्सचेंज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के, और डीमेरिट्स क्या है अच्छी तरीके से याद कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले नंबर पे मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो मैंने बताया कि यहां पर रेट मार्केट ही तय करता है। देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम दो तरीके का, एक होता है फुल फ्री फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग के अंदर क्या होता है? यहां पर मार्केट का पूरा रोल होता है, लेकिन रेट जरूरत से ज्यादा ना बढ़ जाए, रेट जरूरत से ज्यादा कम ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट अपनी किसी एजेंसी को अपॉइंट कर देती है, जैसे इंडिया के अंदर आरबीआई को अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था, इसके अंदर मार्केट का फोर्स रेट तय करता है, लेकिन रेट जरूरत से ज्यादा ना बढ़े या कम ना हो, इसके लिए सेंट्रल बैंक को अपॉइंट किया गया है भारत के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक्सचेंज रेट हाई ऑफ द सेंट्रल बैंक स्टार्ट्स सेलिंग, कह रहे कि अगर रेट जरूरत से ज्यादा बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक इसके अंदर क्या करता है? इंटरफेयर करता है और उस रेट को डाउन करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसको हम लोग हाइब्रिड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार याद रख लेना, बिटवीन द फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये हाइब्रिड सिस्टम क्यों? क्योंकि ये फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बीच में काम करता है, तैरता रहता है उनके बीच में। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आपको पता चल गया होगा। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो दोनों की मीनिंग लिख देना। मीनिंग मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, यहां पर मार्केट का इफेक्ट यहां पर होता है, यहां पे नहीं होता, यहां पर मार्केट का इफेक्ट होता है, यहां पर गवर्नमेंट का रोल होता है, यहां पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, यहां पर स्टेबिलिटी होती है, रेट रुका हुआ होता है, यहां पर स्टेबिलिटी नहीं होती, रेट बार बार क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, तो बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझने वाले हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होता है। लेकिन इसे मैं समझाने के लिए आपको एक चार्ट से समझाता हूं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जब आपको चार्ट समझ में आ जाएगा तो फिर मैं आपको कंसेप्ट यहीं पे समझा दूंगा।
तो बच्चों हमने इसका चार्ट बना दिया है, तो एक बार हम चार्ट में से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर वहां से हम उसकी थ्योरी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है कई बार कि रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है। इनमें डिफरेंस भी बहुत बार पूछा जाता है, रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है, या फिर डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। बहुत बार डिफरेंस इनमें पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनकी वजह से, जैसे वो पूछेगा रिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसकी वजह से, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि किसी भी फॉरेन करेंसी के रेट को तय करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है हमारे पास फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा तरीका होता है हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पूरी तरीके से किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम किसके हाथ में होता है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हाथ में होता है, ठीक है। तो अब समझना, अगर गवर्नमेंट अपनी करेंसी के रेट को, ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपनी करेंसी के रेट को जानबूझकर क्या करती है, बढ़ा देती है, गवर्नमेंट अपनी करेंसी के रेट को क्या करती है, बढ़ा देती है, तो उसे हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन। और गवर्नमेंट अपनी करेंसी के रेट को कम कर देती है तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। अगर मार्केट की वजह से आपकी करेंसी का रेट बढ़ता है तो उसे एप्रिसिएशन, और मार्केट की वजह से आपकी करेंसी का रेट कम होता है तो उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन कैसे, मान लो $1 आता था 80 रुपए में, अब $1 आ रहा है 78 रुपए में, तो हमारी करेंसी की वैल्यू तो बढ़ गई ना। हमें पहले $1 खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 खरीदने के लिए सिर्फ 78 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो हमारा हो गया फायदा। तो हमारी करेंसी का क्या हो गया, हमारी करेंसी के भाव बढ़ गए। बच्चों को लगता है कि यार 80 से 78 हो रहा है, हमारी करेंसी के रेट कम हो रहे हैं, नहीं, पहले $1 खरीदने के लिए हम लोग 80 रुपए देते थे, अब $1 खरीदने के लिए सिर्फ हम लोग 78 रुपए दे रहे हैं, हमारा फायदा हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट जानबूझकर हमारी करेंसी के रेट की, हमारी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा देती है तो उसे हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन से क्या होगा, रिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा। कैसे, अब जरा एक्सपोर्ट समझना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हमारा सामान विदेश वाले खरीदते हैं उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। पहले विदेश के लोग हमारे देश में आते थे तो $1 में 80 का सामान खरीद के लेके जाते थे, अब वो हमारे देश में आएंगे तो $1 में सिर्फ उनको 78 का सामान मिलेगा। तो हमारे देश में पहले वो $1 लेकर आते थे तो 80 का सामान खरीद के लेके जाते थे, अब $1 लेकर आ रहे हैं तो हमारे देश में सिर्फ उनको 78 रुपीज का सामान मिल रहा है, तो वो हमारे देश के अंदर से गुड्स और सर्विस खरीदना कम करेंगे, जिसकी वजह से हमारा सामान विदेशों के अंदर बिकना कम होगा और हमारा एक्सपोर्ट गिर जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से समझते हैं कि रिवैल्यूएशन करने से हमारे इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है। इंडियंस पहले 80 रुपए में $1 का सामान खरीदते थे, अब इंडियंस को $1 का सामान सिर्फ 78 रुपीज में मिल रहा है, यानी कि अमेरिकन गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के लोगों के लिए क्या हो गई, सस्ती हो गई। पहले इंडिया के लोगों को 80 रुपीज में जो सामान मिलता था वो सिर्फ 78 रुपीज में मिल रहा है, तो इंडियंस के लिए अमेरिकन गुड्स और सर्विसेज सस्ती हो गई है, इसलिए इंडियंस क्या करेंगे, इंपोर्ट को बढ़ाना शुरू कर देंगे। इंपोर्ट कौन करते हैं, हम लोग जो सामान बाहर से खरीदते हैं उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब डोमेस्टिक करेंसी के रेट फॉरेन करेंसी के अंदर जब गवर्नमेंट बढ़ा देती है जानबूझकर तो उसे रिवैल्यूएशन कहते हैं। रिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट बढ़ जाता है। अब आते हैं डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन इसका उल्टा हो जाता है, जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक करेंसी के रेट को कम कर देती है। जैसे 80 रुपए में $1 मिलता था, अब 82 रुपीज में, $1 पहले 80 मिल रहा था, अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं जी अब 82 रुपीज में मिलेगा, हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया, इसे कहते हैं हम लोग डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी कर सकती है, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन में क्या हो जाता है, डिवैल्यूएशन के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ता है। पहले अमेरिकन $1 में 80 का सामान खरीदते थे, अब $1 में 82 का सामान इंडिया से खरीदेंगे। इंडिया का सामान, इंडिया के गुड्स और सर्विस उनके लिए सस्ता हो गया, वो इंडिया से सामान ज्यादा खरीदेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इंडियंस पहले 80 रुपए में $1 का सामान खरीदते थे, अब 82 रुपीज में $1 का सामान मिलेगा, महंगा हो गया हमारे लिए अमेरिकन चीजें, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट को कम कर देंगे। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रिसिएशन किसमें किया जाता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, मार्केट की वजह से हमारी करेंसी के रेट बढ़ रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशन। जैसे $1 80 रुपए का था, 78 रुपीज का हो गया,
ठीक है, $1 पहले 80 रुपए मिलता था, अब 78 रुपीज में मिल रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशन। लेकिन ये जो एप्रिसिएशन हुआ इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इसमें मार्केट का रोल है, तो इसे हम लोग एप्रिसिएशन। सेम वही इंपैक्ट तो पड़ेगा, एक्सपोर्ट हमारा क्या होगा, कम होगा, और इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। सेम डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होता है, अगर गवर्नमेंट कोई रोल प्ले ना करे और मार्केट की वजह से, अगर मार्केट की वजह से हमारी करेंसी के रेट क्या हो जाए, कम, पहले $1 80 में मिलता था, अब 82 रुपीज में मिलेगा, महंगा हो गया हमारे लिए डॉलर, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर, हमारी करेंसी का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। तो बिल्कुल वही इंपैक्ट पड़ता है जो डिवैल्यूएशन पे इंपैक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, वही इंपैक्ट यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी पड़ता है। ठीक है, तो अब एग्जाम के अंदर कैसे लिखा जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या, सॉरी रिवॉल्यूशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, बस याद रखना। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट करती है रिवॉल्यूशन या डिवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, रेट पर क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार हम इसको यहाँ पे भी समझ लेते हैं थ्योरी के अंदर। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, और डेप्रिसिएशन किस में होता है, मैंने बताया था, इसमें डेप्रिसिएशन वाला जो पार्ट है वो पहले लिख दिया है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन मार्केट की वजह से होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है, ये बात आपको मैंने लिख दी है, और यहाँ पर मार्केट की डिमांड और सप्लाई की वजह से इंपैक्ट पड़ता है। एप्रिसिएशन किसकी वजह से होता है, ये भी मार्केट की वजह से होता है। अगर मार्केट की वजह से आपकी करेंसी के रेट कम हो जाते हैं तो वो डेप्रिसिएशन, और आपकी करेंसी के रेट बढ़ जाते हैं तो उसे हम लोग एप्रिसिएशन कहते हैं। तो पूरा यही चीज यहां पर लिखा गया है। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लेना। अब आ जाते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन से क्या इंपैक्ट पड़ता है, यहां पर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो पूरी स्टोरी उन्होंने यहां पे लिख दी है कि भाई डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन से हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको एग्जाम के अंदर इसको इस तरीके से लिख के आना है, मैंने आपको चार्ट में शॉर्टकट तरीके से समझा दिया है। ठीक है, अगले नंबर पे यहां पर बताया जा रहा है एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा और एप्रिसिएशन से हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये पूरा इस तरीके से एग्जाम के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, तो पूरा आपको इस तरीके से लिखना होगा। मैंने आपको चार्ट के अंदर समझा दिया है पूरी चीजें कि कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हमारे फर्क पड़ता है। ठीक है, अगले नंबर पे हमारा क्या है, डिवैल्यूएशन और रिवॉल्यूशन। डिवैल्यूएशन और रिवॉल्यूशन किसके वजह से होता है, डिवैल्यूएशन और रिवॉल्यूशन होता है हमारे गवर्नमेंट की वजह से। किसकी वजह से हो जाता है, गवर्नमेंट की वजह से। अगर गवर्नमेंट हमारी करेंसी की रेट बढ़ाती है उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं, और रेट कम कर बढ़ाती है तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं, और घटाती है तो उसे क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, लेकिन ये किस रेट के अंदर होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम किसके द्वारा किया जाता है भाई, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। रिवैल्यूएशन क्या है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। किस सिस्टम के अंदर होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है। किसके द्वारा किया जाता है जी, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का जो प्राइस होता है वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई को देखते हुए किया जाता है। अब सवाल ये होता है कि डिमांड कौन करता है और सप्लाई कौन करता है। देखो, इंडियंस को अगर अमेरिका के अंदर से कोई भी सामान खरीदना है तो इंडियंस को डॉलर की जरूरत होगी। ठीक है, तो वो अपने रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इंडियंस अगर अमेरिका से कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, अमेरिका में किसी भी चीज की जरूरत है, कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, तो इंडियंस को अमेरिकन डॉलर की डिमांड करनी पड़ेगी। सेम ऐसे अगर अमेरिकन इंडिया से कोई गुड्स या सर्विस खरीदना चाहते हैं तो अमेरिकन को क्या करना पड़ेगा, हमारे रुपीस की डिमांड करना पड़ेगी, जिससे हमारे पास उनका डॉलर आ जाएगा। तो डॉलर की जो सप्लाई होगी वो अमेरिकन करेंगे जब वो हमारे देश के अंदर से कुछ सामान खरीदेंगे, और डॉलर्स की डिमांड इंडियंस करेंगे जब वो इंडिया के लोग अमेरिका से कुछ सामान खरीदना चाहते हैं। तो एक चीज याद रखना है कि फॉरेन एक्सचेंज की, अभी मैं इंडिया के बिहाफ पे बात कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो इंडियंस करेंगे अगर वो फॉरेन से कुछ सामान, गुड्स या सर्विसेज परचेज करना चाहते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई
फॉरेनर्स करेंगे अगर वो हमारे देश के अंदर से कुछ सामान, गुड्स एंड सर्विसेज क्या करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई के बीच में डिफरेंस बताओ, इनके सोर्सेज बताओ, इनका डायग्राम समझा दो। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इजीली पिकअप कर सकते हैं। पहले हम लोग समझते हैं सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड होता है वो डोमेस्टिक रेजिडेंस करते हैं। अच्छा, वो किस पर्पस के लिए करते हैं जरा समझते हैं। अगर इंडियंस को, मैं इंडियंस के बिहाफ पे बात करता हूं, अगर इंडियंस को फॉरेन से कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदनी है तो हमें पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इंडियंस फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। जैसे अगर इंडिया के लोगों को अमेरिका से कोई सामान खरीदना है तो हमें डॉलर की डिमांड करनी पड़ेगी, यानी कि हमें डॉलर चाहिए खरीदने के लिए। अगर कोई फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बॉन्ड्स में, इक्विटी शेयर्स में, डिबेंचर्स में, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, यानी कि विदेश का पैसा चाहिए। इन्वेस्ट डायरेक्ट इन द शॉप, फैक्ट्री और बिल्डिंग। अगर इंडियंस अमेरिका से कोई सामान खरीदना चाहते हैं, अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अमेरिका के अंदर बिल्डिंग, शॉप है ना, इस तरीके की चीजें खरीदना चाहते हैं, तो इंडियंस को अमेरिकन डॉलर की क्या करनी पड़ेगी, डिमांड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इंडियंस अमेरिका में क्या भेजना चाहते हैं, गिफ्ट और ग्रांट्स भेजना चाहते हैं, तो उसकी फीस पे करने के लिए। अगर इंडियंस अमेरिका में घूमने जाना चाहते हैं तो भी हमें अमेरिकन डॉलर की डिमांड करनी पड़ेगी। अगर हम अमेरिकन डॉलर के अंदर स्पेक्यूलेशन करना चाहते हैं, सट्टेबाजी करना चाहते हैं, तो भी हमें अमेरिकन डॉलर की डिमांड करनी पड़ेगी। अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट्स करना चाहते हैं तो भी हमें डॉलर की डिमांड करनी पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फॉरेन एक्सचेंज या जैसे कि डॉलर है, डॉलर की डिमांड कौन करेगा, तो हमारे इंडियंस करेंगे। क्यों करेंगे, सोर्सेस क्या है, फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड के सोर्सेस क्या हैं, तो सोर्सेस में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो उठाकर। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हम लोग क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके सोर्सेस क्या है, तो हम ये सारे सोर्सेस उठाकर लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज के रेट में और उसके डिमांड में क्या रिलेशन होता है। फॉरेन एक्सचेंज के रेट में और उसकी डिमांड में क्या रिलेशन। सबसे पहले तो आपको बताना है कि डिमांड कौन करेगा, इंडियंस। जैसे मैंने यहां पर एक डायग्राम बना लिया है, तो इसका जो डायग्राम होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है। फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड कर्व होता है कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं क्यों। मान लो कि रेट था 80 रुपीज और अचानक कितना हो गया, 82 रुपीज। तो इंडियंस को पहले डॉलर, $1 80 रुपए में मिलता था। अब डॉलर का रेट 82 रुपीज हो गया, तो जाहिर सी बात है इंडियंस जो है वो डॉलर को क्या करना शुरू करेंगे, कम खरीदना शुरू करेंगे। और जब वो कम खरीदना शुरू करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डॉलर का जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है। रीजन क्या है कि अगर डॉलर का रेट बढ़ा तो इंडियंस डॉलर का डिमांड कम करेंगे, और रेट कम हुआ तो वो डिमांड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डॉलर का रेट और डिमांड में कैसा रिलेशन है, तो हम लिखेंगे इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि अगर डॉलर का रेट बढ़ा तो इंडियंस उसकी डिमांड को कम करना शुरू कर देंगे। अगर डॉलर महंगा होगा तो इंडियंस अमेरिका में घूमना कम करेंगे, अमेरिकन से गुड्स और सर्विसेज परचेस करना कम कर देंगे, डीलिंग्स कम कर देंगे। ठीक है, तो डॉलर का जो डिमांड कर्व है कैसा बनता है, नेगेटिव स्लोप बनता है। रेट जैसा ही बढ़ेगा तो देखो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो पहले यहां पर 800 था, अब कितना हो गया, 700। सेम ऐसे अगर डॉलर का रेट कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिमांड कर्व याद रखना है। एग्जाम में आ जाता है कि रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन आ जाता है रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपको ये कर्व बना देना है, ठीक है। और कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन, ये चीज आपको लिखनी है। अब आ जाते हैं हम लोग सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई कौन करेगा, सप्लाई करेंगे फॉरेनर्स। देखो हम इंडिया में अगर हमें डॉलर की जरूरत है तो हम इंडिया की किसी एजेंसी, किसी बैंक के पास जाते हैं और वहां से डॉलर ले आते हैं। लेकिन सवाल ये कि डॉलर उनके पास कहां से आया। भाई अमेरिकन्स भी तो हमारे देश में घूमने आते हैं, हमारे देश से गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, हमारे देश की सर्विसेज लेते हैं, तो बहुत सारी पेमेंट वो हमारे को करते हैं। तो जब वो हमारे को पेमेंट करते हैं तो उनकी करेंसी हम लोग रिसीव कर लेते हैं, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, सप्लाई। तो सप्लाई कौन करता है, फॉरेन एक्सचेंज की फॉरेनर्स करते हैं। और कैसे करते हैं, अगर वो हमारे देश के अंदर से गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, वो हमारे देश के अंदर घूमने के लिए आ रहे हैं, अगर वो हमारी करेंसी के अंदर स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास उनका पैसा रिसीव हो जाता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि रेट और फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई में क्या रिलेशन होता है। देखो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर रेट बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, अगर रेट कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो रेट चल रहा था 80 रुपीज, ठीक है,
और रेट हो गया 80 था, 82 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो अमेरिका वालों को पहले $1 में कितना रुपए का इंडिया से सामान मिलता था, 80 रुपए का, अब कितने का मिलेगा, 82 रुपीज़ का। तो वो अमेरिका के लोग इंडिया में ज़्यादा सामान खरीदना शुरू कर देंगे, जिस वजह से उनका डॉलर हमारे को ज़्यादा तेजी से रिसीव होना शुरू होगा। डॉलर की सप्लाई इंडियन मार्केट में क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सप्लाई कर्व कैसा चला जाएगा, पॉजिटिव स्लोप। तो यहाँ पे आपको रेट दिखाना है, यहाँ पर क्वांटिटी दिखाना है डॉलर का। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो आपको ये कर्व बनाना है और ये चीज लिख देनी है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी इस चैप्टर की। अब एक क्वेश्चन आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इस टॉपिक में पहले सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आता। अब क्वेश्चन क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो कैसे तय किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में तो कोई इशू नहीं है, वहां तो गवर्नमेंट खुद तय करती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट का रोल होता है, यानी कि मार्केट डिमांड और सप्लाई का यूज करता है। जैसे अगर डॉलर का रेट तय करना है तो देखा जाएगा इंडियन मार्केट में डॉलर की सप्लाई कितनी है और डॉलर का डिमांड कितना है, उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, रेट को तय कर देंगे। जहां डॉलर की डिमांड और सप्लाई बराबर होगा वही रेट मार्केट के अंदर क्या कर दिया जाता है, तय कर दिया जाता है। तो एक एग्जाम में नहीं क्वेश्चन आ जाता था पहले कि हाउ टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये क्वेश्चन आ जाता था। तो इसमें आप लोग क्या करते थे, पहले एक डायग्राम बनाते थे और डायग्राम बनाने के बाद फिर ये लाइनें लिखते थे, ऑब्जर्वेशन लिखकर हम क्वेश्चन को खत्म कर देते थे। लेकिन आजकल ना वो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देता है, तो क्वेश्चन में चेंज क्या कर सकता है वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, हालांकि मैं इसे अभी यहाँ पे मान लो रुपीज में है, डॉलर और यहाँ पे रूबल का रेट दे रखा है और पौंड का दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि रुपीज का ही मान लेता हूँ। ठीक है, ये डॉलर का डिमांड है इंडियन मार्केट के अंदर और ये डॉलर की सप्लाई है। ठीक है, दोनों कहाँ पर बराबर है, ई पॉइंट पर बराबर है, तो यहाँ पर रेट को क्या कर दिया जाएगा, तय कर दिया जाएगा। जैसे मान लेता हूँ ये 67 रुपीज पे तय कर दिया गया। ठीक है, तो जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होगा उसी रेट को मार्केट में क्या कर दिया जाता है, तय कर दिया जाता है। अच्छा, ये ऊपर का जो पॉइंट है ये एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या है, आप यहां पर देखोगे तो यहाँ पे जो रेट है, यहाँ पे जो रेट है वहां पे रेट जरूरत से क्या है, ज्यादा है। अगर रेट जरूरत से ज्यादा होगा, मान लो इंडियन मार्केट के अंदर रेट होना चाहिए 67, अगर आपने रेट कर दिया गलती से 80, तो सप्लाई तो होगी पर डिमांड नहीं होगी, तो इस केस में एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई। ठीक है, अगर डॉलर का रेट 67 होना चाहिए और आपने कर दिया कितने रुपए, 80 रुपए कर दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्सेस सप्लाई, यानी कि डॉलर की सप्लाई करने वाले होंगे पर डॉलर की डिमांड करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि डॉलर जरूरत से ज्यादा महंगा हो गया। सेम ऐसे अगर आप इक्विलिब्रियम रेट से, अगर डॉलर का रेट इक्विलिब्रियम लेवल से कम पर तय कर देते हो, जैसे आप 50 रुपीज तय कर देते हो, तो यहां पर सप्लाई नहीं होगी, डिमांड बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि डॉलर यहां पे जरूरत से ज्यादा सस्ता हो गया, तो यहां पर आ जाता है एक्सेस डिमांड। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कब होता है, जब मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम रेट से ज्यादा पर रेट को तय कर दिया जाता है, और एक्सेस डिमांड कब होता है, जब मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम रेट से मार्केट में रेट को क्या कर दिया जाता है, कम पर तय कर दिया जाता है, तो ये एक्सेस डिमांड आ जाता है। एक्सेस सप्लाई में क्या होता है, रेट जरूरत से ज्यादा तय होता है, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ती है पर डिमांड इतनी ज्यादा नहीं होती। और एक्सेस डिमांड के अंदर क्या होता है, जरूरत से कम रेट तय कर देते हैं, जिससे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डॉलर जरूरत से ज्यादा सस्ता कर दोगे तो इंडियन लोग डॉलर की डिमांड तो बढ़ाएंगे, लेकिन अमेरिकन इंडियन से कुछ खरीदना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत सस्ती, बहुत चीजें महंगी हो गई। बात समझ में आई? तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सेस डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो आप ये डायग्राम बनाकर इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज एस्टैब्लिश ऑन द पॉइंट वेयर द क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल, जहां पर दोनों बराबर होता है। अब उन्होंने इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया है कि डिमांड कर्व डीडी है और सप्लाई कर्व डॉलर का एसएस है। जहां पे दोनों बराबर होता है वहां पर हम रेट को क्या कर देते हैं, तय कर देते हैं। तो बस ये चीजें यहां पर बताई गई है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डिमांड या सप्लाई में चेंज हो जाए तो क्या होगा। अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज हो जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर का जो रेट था वो इक्विलिब्रियम था, अचानक डॉलर की डिमांड चेंज हो गई या फिर अचानक डॉलर की सप्लाई चेंज हो गई, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर डिमांड में चेंज होगा तो क्या होगा। अगर डिमांड में चेंज हो जाए, अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर का रेट इक्विलिब्रियम में था और अचानक डिमांड में चेंज हो जाए तो क्या होगा।
देखो डिमांड में चेंज होने का मतलब क्या है, या तो डिमांड बढ़ जाएगी या फिर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं मानता हूं कि ये हमारा इक्विलिब्रियम था, ये डिमांड था और ये सप्लाई था। अचानक डिमांड बढ़ गया तो डिमांड बढ़ते ही यहां पे चला जाएगा, डॉलर का डिमांड अचानक क्या हुआ, बढ़ेगा। अगर डॉलर का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अचानक इंडियन मार्केट के अंदर बढ़ गया तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, डॉलर का रेट भी बढ़ेगा और डॉलर की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर डॉलर का रेट मान लो इक्विलिब्रियम में था, अचानक डॉलर की डिमांड कम हो जाती है तो डॉलर की डिमांड कम होने से डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से रेट भी कम होगा और क्या हो जाएगी, क्वांटिटी भी डॉलर की इन मार्केट के अंदर कम हो जाएगी। तो ये ऑब्जर्वेशन यहां पे लिखा गया है, ठीक है, आप लिख लेना। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मार्केट के अंदर अगर डॉलर इक्विलिब्रियम में था, डॉलर का रेट किस में था, इक्विलिब्रियम में, और डॉलर की डिमांड मार्केट में अचानक चेंज हो जाती है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा रेट के ऊपर और डॉलर की क्वांटिटी के ऊपर। तो आपने एक बार आपने क्या करना है, डॉलर की डिमांड को बढ़ा देना है और डॉलर की डिमांड को कम कर देना है। क्लियर। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट इक्विलिब्रियम में था, क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर डॉलर की डिमांड चेंज हो जाए, तो एक बार डॉलर को बढ़ाना, एक बार डॉलर को कम करना है और फिर आपको ये ऑब्जर्वेशन लिखनी है, ठीक है जी, कि भाई जैसी डिमांड को बढ़ाते हैं रेट बढ़ जाता है और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, जैसी डिमांड को कम करते हैं रेट भी कम होता है और क्वांटिटी भी कम हो जाती है। और एग्जाम में यही क्वेश्चन क्रॉसपोंडेंस में सप्लाई के लिए भी आ सकता है कि अगर मार्केट के अंदर डॉलर का रेट इक्विलिब्रियम में है और अचानक मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई चेंज हो जाए तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यार क्या होगा, या तो सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम था, ठीक है, पहले ये पॉइंट था, अचानक सप्लाई चेंज हुआ तो सप्लाई बढ़ गया, मान लो सप्लाई बढ़ते ही नया वाला पॉइंट यहां पर मिल रहा है E2, ठीक है, जहां पर क्वांटिटी बढ़ जाती है सप्लाई के बढ़ाने से और रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेम ऐसे अगर हम सप्लाई को कम करते हैं, सप्लाई कम होता है तो ऊपर जाता है, कई बच्चे सप्लाई को कम करते हैं तो इधर लिख देते हैं, भाई क्वांटिटी इधर बढ़ रही है सप्लाई इधर बढ़ता है, इधर सप्लाई कम हो रहा है तो कम होगा तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, नया पॉइंट ये मिलेगा, रेट बढ़ेगा मार्केट के अंदर अगर सप्लाई कम हुआ तो और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने बंद हो गए। अब वो सीधा आपसे ये पूछता है कि अगर मार्केट के अंदर डॉलर के डिमांड चेंज हो जाए, सप्लाई चेंज हो जाए तो मार्केट के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ेगा।